सुप्रभात। ऐसे सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आप समझ रहे हैं कि हिंदी व्याकरण, जैसे मैं पहले भी सीरीज में आपको बता चुका हूं कि हिंदी व्याकरण जो होता है, हिंदी व्याकरण किसी एक खास वर्ग विशेष के लिए नहीं होता है। थोड़ा सा उसमें बात करने के तरीके और परिभाषा तो ज्यों का त्यों रहता है, परिभाषा थोड़ा सा उसमें परिवर्तित कर लिया जाता है। यानी कि जैसा स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने परिभाषा को हम और ज़्यादा विस्तृत करते चले जाते हैं, लेकिन परिभाषा में कोई अंतर नहीं होता है। तो मैं आप सबको एक बार आश्वस्त कर देता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आप पहले तो याद रखें कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपको हर तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जैसे इसके पहले हमने हिंदी व्याकरण से 2 सीरीज आपके बीच में प्रस्तुत किया था। तो हिंदी व्याकरण से 2 सीरीज प्रस्तुत किया था, जिसमें आज हम सीरीज 3 में चलेंगे। सीरीज 3 में क्या है, हम लोगों का संज्ञा है। ठीक है, यानी प्रथम सीरीज में आप लोगों ने पहले वर्ण के बारे में वर्णन किया था, वर्ण के बारे में अध्ययन हुआ था। दूसरे सीरीज में हम लोगों ने शब्द के बारे में अध्ययन किया था। और तीसरे सीरीज में जो आप देखेंगे कि जो शब्द है, शब्द से ही बना हुआ संज्ञा है। यानी कि जैसे आपको बताया गया था दूसरे सीरीज में कि जो सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द के भेद में संज्ञा आता है, और संज्ञा के बारे में हम सीरीज वाइज करके अध्ययन करेंगे। और आप आश्वस्त हो लें कि यह आप किसी भी वर्ग में है, एक बार अगर आपके दिमाग में सेट कर गया तो इसमें रटने और याद करने की जरूरत नहीं। एक बार आप ध्यानपूर्वक सुने तो निश्चित रूप से आप हमेशा के लिए इस बात को याद रखेंगे। चाहे आप किसी वर्ग में परीक्षा देने वाले हों, चाहे किसी कंपटीशन की परीक्षा देने वाले हों, हर तरह के जहां हिंदी से संबंधित कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में भी आपका बहुत ही सहयोगात्मक यह विषय हो सकता है या यह बातें हो सकती है। इसलिए आप इसको अन्यथा नहीं लेते हो, ध्यानपूर्वक इस पर ध्यान दें। इसलिए हम लोग इस पर बात करेंगे। संज्ञा यह बहुत नई बात नहीं है आपके लिए, यह पुरानी बात है संज्ञा, लेकिन इसको थोड़ा सा आप नए ढंग से सीखने का प्रयास करें कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा के रूप में आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले परिभाषा के रूप में देखिए कि संज्ञा क्या होता है। तो हम इसको परिभाषा में लिखते हैं कि किसी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि यहाँ लिखा जाता है किसी व्यक्ति, व्यक्ति समझते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के गुण, व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के गुण, गुण समझते ही हैं, आदि के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो, गुण, धर्म, स्वभाव, स्वभाव भी समझते हैं, हैबिट का बोध हो, इतने परिस्थितियों का बोध हो, है ना। और ये जो बोध कराने वाला शब्द होता है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध जो कराता है, जो कराता है, संज्ञा कहलाता है। सीधी सी बातों में समझ लीजिए, संज्ञा कहलाता है। यानी आप सीधे शब्द में ऐसे उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं कि दुनिया में आप देखते हैं कि बहुत वस्तु है, हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है। जैसे मेरे हाथ में जो है स्केच है, स्केच है, इसका नाम है स्केच। आप देख रहे हैं कि यह बोर्ड है, इसका नाम बोर्ड है, तो इसका नाम रख दिया गया बोर्ड। इसका पीछे देख रहे हैं कि दीवार है, उसका नाम दीवार रख दिया गया है। तो दुनिया का हर एक वस्तु जो है उसका कोई ना कोई नाम है, उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि सीधे अर्थों में कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी वस्तु या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु का कोई नाम रख दिया गया और वो नाम जो रख दिया गया, उसका नाम जो भी है, उसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। सीधे शब्द में याद रहेगा आपको। अर्थात वह विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। वैसे विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति के, वस्तु के, भाव के और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का प्रयोग हमेशा, संज्ञा शब्द का जो प्रयोग होता है वो हमेशा हम देखते हैं। जैसे अगर संज्ञा के रूप में हम कह सकते हैं कि अभी मैंने उदाहरण लिया कि एक कलम भी क्या है, यानी स्केच जो है, एक कलम जो है, यह क्या है, संज्ञा है।
तो उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे हिमालय हो गया, पुस्तक हो गया, गाय हो गया, आम हो गया, मिठास हो गया, हाथी हो गया, ये सब क्या है? संज्ञा के नाम है। जैसे में यहाँ अगर हम लिखना चाहते हैं कि जैसे, तो यहाँ लिख सकते हैं हिमालय, गंगा, गाय, पटना। देख रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर यहीं पे हम देते हैं मिठास, यानी कोई वस्तु में मीठ लगता है तो उसमें मीठापन होता है, यानी उसमें मिठास होता है, तो उसी मिठास को मिठास कहते हैं। तो इसका हम अलग अलग रूपों से समझेंगे, अलग अलग प्रकार से इसका हम अध्ययन करेंगे। ऐसे आप जान रहे हैं कि संज्ञा जो है, इतने सब शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, यानी कि इतने सब शब्दों के साथ जैसे आप देख रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे और भी हम बातों को कर सकते हैं कि जैसे बुढ़ापे का समय सबसे ज्यादा खराब होता है, यानी यहाँ बुढ़ापा जो हो गया, क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। ठीक है। उसी तरह अगर उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि अब तो पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं, क्या पानी पीते हैं तो पानी के भी पैसे लगते हैं ना, पानी भी एक संज्ञा हो गया। देख रहे हैं, काले घोड़े सफेद घोड़े से ज्यादा क्या करते हैं? खूबसूरत होते हैं। काले घोड़े सफेद घोड़े से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ काला घोड़ा हो गया, सफेद घोड़ा हो गया। देख रहे हैं, यह क्या है? संज्ञा हो गया। सच और झूठ के बीच का फर्क होना चाहिए। सच और झूठ के बीच का फर्क होना चाहिए। तो सच हो गया, झूठ हो गया, दोनों क्या है? संज्ञा है आपका। इसी तरह से मेरे छोटे बेटे का नाम अदम्य है, तो यहाँ क्या हो गया? अदम्य संज्ञा हो गया। तो इस तरह से मैं बड़ा होकर, जैसे आप सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर फौज में जाना चाहता हूं, यहाँ फौज क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञा की परिभाषा समझ गए, यानी जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण का, धर्म का, स्वभाव का बोध होता हो, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप देखिए, संज्ञा जो होता है, संज्ञा को मुख्यतः, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। अगर हम पुराने व्याकरण के हिसाब से देखें तो संज्ञा के 5 भेद ऐसे बताए जाते हैं, लेकिन हम आधुनिक व्याकरण के हिसाब से देखें तो संज्ञा के कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। और 3 भेद कौन कौन से होते हैं? यानी हम लिखेंगे संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद में हम लिखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद हुए? 3 भेद हुए। एक में आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 में हो गया आपका, आप समझ रहे हैं, 2 में हो गया भाववाचक संज्ञा, और 3 में हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। यह 3 संज्ञा के भेदों को हम समझेंगे आधुनिक हिंदी व्याकरण के हिसाब से कि 3 के जो भेद हैं, यानी कि संज्ञा के जो 3 भेद हैं, तीनों भेद के अलग अलग तरह से हम परिभाषित करने का कार्य करेंगे और इसको हम समझने का भी काम करेंगे और ऐसे ढंग से समझेंगे कि आपको कहीं भी परेशानी हो रहा हो मेरे समझाने में, तो आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैं इस तरह से समझाने में सही नहीं कर पा रहा हूं, जिससे आपको समझने में परेशानी हो रही है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। अब देखिए, लेकिन हम अंग्रेजी व्याकरण की बात करते हैं, बात करेंगे हम बाद में, अगले सीरीज में, अंग्रेजी के सीरीज में हम बातें करेंगे। और कुछ बातें भी हुई है कि अंग्रेजी व्याकरण में अगर हम कुछ कारण को देखना चाहें तो कुछ विद्वान संज्ञा के 2 ही भेद बताते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के कुछ कारणों को अगर हम देखें तो वहां अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा के कितने भेद बताए जा रहे हैं? आज के डेट में 2 ही भेद बताए जा रहे हैं। उसमें 2 भेद कौन कौन से हैं? एक होता है द्रववाचक संज्ञा और दूसरा होता है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण में 2 ही भेद बताए जाते हैं, एक द्रववाचक संज्ञा और दूसरा क्या होता है? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समझ रहे हैं? तो द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा, ये 2 तरह के जो भेद बताए जा रहे हैं अंग्रेजी व्याकरण में, तो हम उस पर बातें नहीं करेंगे। उसके लिए उस बातों को समझने के लिए हम अंग्रेजी के सीरीज में देखेंगे कि इंग्लिश, आप जैसे मैं बार बार
बातों को बताया हूँ और फिर बता देना चाहता हूँ, एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि यदि आप दूसरे सब्जेक्ट को भी देखना चाह रहे हैं तो वहाँ आप सीधे YouTube में जाइए और सर्च करिए। हिंदी अगर देख रहे हैं तो हिंदी बाई बालेश्वर सर, इंग्लिश देख रहे हैं इंग्लिश बाई बालेश्वर सर, अपना क्लास वहाँ पे टाइप कर लीजिए और आप डायरेक्ट वहाँ चैनल पे पहुँच जाएंगे, अपने सब्जेक्ट के पास पहुँच जाएंगे और आसानी से हर तरह के सीरीज को आप अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा की बातें अब करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो बारी बारी से तीनों संज्ञा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक में आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो किसी भी विशेष व्यक्ति, किसी भी, इसको हम समझेंगे ऐसे कि किसी भी विशेष व्यक्ति, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही, नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, संज्ञा कहलाती है, ठीक है। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे स्थान के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं कि स्थान के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो स्थान के रूप में आप देख सकते हैं जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, यह स्थान के रूप में हो गया, ठीक है। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अगर हम स्थान के बाद अगर हम वस्तु के बारे में देखना चाहते हैं तो वस्तु के बारे में क्या देखेंगे, वस्तु के बारे में जैसे कुछ वस्तु, जैसे किताब हो गया, साइकिल हो गया, यानी पुस्तक हो गया, साइकिल हो गया, ठीक है। अगर हम व्यक्ति के बारे में देखना चाहते हैं तो व्यक्ति के बारे में क्या होगा कि जैसे सुरेश हो गया, रमेश हो गया, सुरेश और रमेश हो गया। तो इस तरह से आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, और भी बहुत हो सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, यह भी आपके क्या है, व्यक्ति के रूप में है। आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जिस संज्ञा से या जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का, किसी खास वस्तु का या किसी खास स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रहेगा ऐसे, यानी कि खास का मतलब क्या हो गया कि जिससे हम एकदम समझ लेते हैं कि अगर हम कोई नाम रखते हैं तो उसके वह बिल्कुल खास है, और इतना खास है कि अब उसके जैसा दूसरा कोई वस्तु नहीं है, या उसके सदृश दूसरे वस्तु की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम खास कह सकते हैं। जैसे इस पे हम और भी उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे देखिए कि रमेश बाहर खेल रहा है, रमेश एक व्यक्ति है, यानी वो उस रमेश की बात हो रही है कि उस रमेश के जैसा दूसरा कोई रमेश नहीं। नाम तो एक ही जैसे हो सकते हैं, लेकिन खास वह रमेश की एक गुण है कि वह रमेश के जैसा दूसरा रमेश नहीं होगा, तो रमेश बाहर खेल रहा है। उसी तरह से अगर कहा जाए कि विकास फुटबॉल खेलता है, अगर कहा जाए कि आशीष मेरा बड़ा बेटा है, समझ रहे हैं इस बात को। इसके बाद अगर कहा जाए कि मैंने एक अंग्रेजी की किताब खरीदी, मैंने किताब खरीदी, लेकिन क्या, कौन सी किताब खरीदी, अंग्रेजी की किताब खरीदी। मुझे मराठी में बात करना पसंद आता है, मुझे अंग्रेजी में बात करना पसंद आता है। भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती है। मैं आज के समय में अमेरिका नहीं जाना चाहता हूं, देख रहे हैं ऐसा। मैं बेंगलुरु में रह के पढ़ाई करता था। आगरा में ताजमहल है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। ये सब क्या है, खास जगह का नाम है, यानी जिससे अब उसके जैसा दूसरा कोई जगह नहीं है। जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है,
जहां भी दिक्कत हो तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको इस तरह की परेशानियां हो रही है, मैं उस परेशानी को दूर करने का काम करूंगा और अगले सीरीज में मैं उसे सुधारने का भी काम करूंगा। फिर आप दूसरा देखिए, जैसे पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब समझते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में अगर हम तुलना करते हैं कि जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, यानी कि जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं जी? उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर हम यहां तुलना करें कि जैसे में अगर हम कहना चाहते हैं कि बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, बचपन हो गया, मोटापा हो गया, यानी बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा इत्यादि और भी बहुत आदि शब्द हो सकते हैं। इस पे हम बातें करेंगे अभी कि भाववाचक संज्ञा क्या है, कि जो शब्द किसी भी चीज या पदार्थ की अवस्था, जो शब्द किसी भी चीज या पदार्थ की अवस्था का, दशा का या भाव का बोध कराते हैं, किसी भी चीज या पदार्थ की अवस्था का, दशा का या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, कोई भी संज्ञा शब्द है तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिसे देखा ना जा सके और ना छुआ जा सके, समझ रहे हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं और जिसको अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां, जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, तो 5 ज्ञानेंद्रियों में आप वर्णन सुनते हैं, जैसे क्षिति, जल, गगन, पावक, समीरा, पंच तत्व मिली अधम शरीरा। बात समझ रहे हैं। यह शरीर जो है 5 तत्वों के मिलने से बना हुआ है। तो 5 तत्वों के मिलने से बना है, तो वही 5 तत्व जो होते हैं जिसके माध्यम से हम यहां कह सकते हैं कि यह शरीर जो बना हुआ है, अपने ये 5 तत्व जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पे केंद्रित होते हैं, तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसे अनुभव कर सकते हैं। हम छू नहीं सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि क्या आप बुढ़ापा को देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो कैसे आप समझते हैं कि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है? तो आप अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। किसी व्यक्ति के अवस्था को देखकर, उसके उम्र को देखकर, कि वो आदमी को अंदाज लगाते हैं कि वो बूढ़ा हो गया है उसके शरीर को देखकर, न कि उसकी बुढ़ापा को आप देख पाते हैं, क्योंकि बुढ़ापा वो अवस्था होती है जिसको आप देख नहीं पाते हैं। अगर सुंदरता की बात करें, तो मान लीजिए कि आप बहुत सुंदर हैं या आपके सामने कोई बहुत सुंदर है, तो उसके शरीर के स्थिति को देखकर, उसके चेहरे के मुखौटे को देखकर हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति सुंदर लग रहा है, लेकिन उसकी सुंदरता को नहीं देख पाते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं चेहरे को देखकर। चेहरा सुंदर दिखता है, अनुभव करते हैं, लेकिन आखिर में उसके अंदर की जो सुंदरता होती है, उस सुंदरता को आदमी नहीं देख पाता है। मिठास का मतलब क्या है, कि जैसे अगर मीठे चीजों को हम खाते हैं, खाने के बाद वो मीठा लगता है, तो हम अनुभव करते हैं कि मीठा लग रहा है, लेकिन वो मीठा, जो मिठास उसका होता है, उस मिठास को नहीं देख पाते हैं, तितास को नहीं देख पाते हैं। जैसे आप हवा देखते हैं, नहीं देखते हैं, हवा को आप नहीं देखेंगे। हवाएं जो होगी, चलेगी, आपके शरीर में स्पर्श करेगी, आप अनुभव करेंगे, आप समझ सकते हैं, लेकिन हवा को आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से, यानी जिस वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, बल्कि अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा होता है। याद रहेगा ऐसे। और ऐसे भी आप याद रखिए कि जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, संज्ञा, पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब भाववाचक संज्ञा जो होते हैं, यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं?
भाववाचक संज्ञा को आधुनिक हिंदी व्याकरण में दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें हम इसमें बाद में चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञा के प्रकार में, कि इसमें दो तरीके होते हैं कि समुदायवाचक संज्ञा एक हो जाता है, एक द्रववाचक संज्ञा हो जाता है, यानी कि एक समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्य। देखिए वहां जैसे हम पढ़ेंगे कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो उसमें द्रववाचक संज्ञा होता था, लेकिन यहाँ पे भाववाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, एक समुदायवाचक में, एक द्रव में नहीं, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक और द्रववाचक में अंतर समझाएंगे हम यहाँ, जब इसके हम पार्टीशन को दिखाएंगे तो इसका अंतर भी दिखाएंगे कि यह द्रव्यवाचक क्या है। तो अब इसमें भाववाचक के उदाहरण में जैसे हम ऐसे बात कर सकते हैं कि कुछ वाक्य के माध्यम से, कि ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। थकान को तो हम देख नहीं पाते हैं, एहसास कर सकते हैं कि थकान हो गई है, इन शरीर काम करने की गति को कम कर देता है, तो हम एहसास करते हैं कि थकान हो गई है, लेकिन थकान को हम देख नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक उसी तरह से लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, लगातार आप परिश्रम करेंगे सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता को आप देख नहीं पाते हैं। आप सफल हो जाते हैं तो एहसास करते हैं कि सफलता आपको मिल गई है, लेकिन आप सफलता को देख नहीं पाते हैं। लगातार खेलने से मुझे थकान हो गई, गरीबी के कारण बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। गरीबी को कोई देखता नहीं है, अंदाजा लगा सकता है कि गरीबी, यानी गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समझ रहे हैं? इसी तरह से तुम साहस करो तो यह काम हो सकता है, तुम साहस करो तो तुम हिंदी के अच्छे जानकार हो सकते हो। साहस समझ रहे हैं? साहस की क्या है? साहस भाववाचक संज्ञा हुआ, आप इसको देख नहीं सकते हैं। इसी तरह से उसकी आवाज में बहुत मिठास है, उसकी आवाज में बहुत मिठास है, यानी उसकी आवाज में बहुत मिठास है का मतलब क्या है? कि उसकी आवाज सुंदर लगता है तो एहसास करते हैं कि उसकी आवाज में मिठास है, उस मिठास को हम समझ नहीं पाते हैं, यानी उस आवाज को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। इसलिए क्या है? मिठास यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हुआ। फिर यहाँ देख सकते हैं कि अनेक संघर्षों के बाद हमें आजादी मिली, अनेक संघर्षों के बाद हमें आजादी मिली। तो इस तरह से अब बहुत वाक्य को बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा के रूप में। तो आगे हम चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञा के बाद। अब इसका तीसरा जो खंड है, तीसरे खंड में हम देख रहे हैं कि इसके बाद इसके दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे अभी। हाँ, तो यहाँ हम देखेंगे अभी कि जैसे अभी मैं बताया था कि भाववाचक संज्ञा के बाद आपका कौन सा संज्ञा होता है? द्रववाचक संज्ञा होता है। यहाँ भाववाचक के बाद क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम यहाँ बातें करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तीसरा जो आपका इसका प्रकार है, तो तीसरे प्रकार में जातिवाचक संज्ञा क्या है, इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है आपका, इस पे हम बातें करेंगे। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, स्थान की संपूर्ण जाति
का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं जी? उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर हम कहें कि गांव हो गया, स्कूल हो गया, आदमी हो गया, जानवर हो गया। ठीक है, जैसे में गांव हो गया, स्कूल हो गया, आदमी हो गया, जानवर हो गया, यानी कि आप सीधे शब्दों में इसको जान सकते हैं, आदि के रूप आदि करके लिख सकते हैं इसमें बहुत बार उदाहरणों को, कि जिससे किसी खास, यानी कि जो शब्द ऐसे होता है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, यानी संपूर्ण उसके जाति का बोध होता है, यानी जिन शब्दों से पूरे जाति भर का बोध हो, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जिन शब्दों से पूरे जाति भर का बोध, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ परिभाषा में जो लिखा गया है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराता है, वैसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे में अगर हम मान सकते हैं कि मोबाइल भी हो गया, हम मान सकते हैं टीवी भी हो गया, या जैसे मोबाइल कह देने से, मोबाइल में कई प्रकार होते हैं, क्या एक मोबाइल जाति का बोध होता है? मोबाइल में नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, कई तरह के मोबाइल होते हैं, तो उसे कई मोबाइल की प्रजातियां हैं, यानी कई उसके मॉडल हैं, सीरीज है, तो उसे हम मोबाइल कह देंगे। तो सिर्फ एक मोबाइल किसी सीरीज का बोध नहीं होगा, बल्कि पूरे मोबाइल का बोध होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम टीवी कह दें, टीवी में भी कई प्रकार हैं, और कई प्रकारों में एक प्रकार का बोध नहीं होता है, बल्कि पूरे टीवी के प्रकारों का बोध हो जाता है। अगर हम गांव कह देते हैं, तो गांव कह देने से एक गांव का बोध नहीं होता है, बल्कि पूरे गांव का बोध होता है। अगर हम स्कूल कर देते हैं, स्कूल, तो एक स्कूल का बोध नहीं होता है, बल्कि पूरे स्कूल का बोध हो जाता है। आदमी कहते हैं, तो आदमी में भी कई जातियां हैं, और एक जाति का बोध नहीं होता है, बल्कि पूरे आदमी जाति का ही बोध होता है। बात समझ रहे हैं? जानवर कहते हैं, तो जानवर यानी जितने जानवर होते हैं, पूरे जानवर का बोध हो जाता है। तो इस तरह से जो संपूर्ण जाति भर का बोध कराता है, वैसे सबको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद ऐसे है कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर हम कहें कि मनुष्य हो गया, नदी हो गया, नगर हो गया, पर्वत हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, ठीक है, या लड़का हो गया, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी आदि, ऐसे सब जितने शब्द होते हैं, ये सब क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। दिक्कत नहीं होगा। फिर आप इसको उदाहरण के रूप में वाक्य बना सकते हैं। कैसे? कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल कह देने से कि पूरे स्कूल में तो बच्चे पढ़ते ही हैं, तो स्कूल पूरे स्कूल जाति का बोध हो गया। इसी तरह से आप कह सकते हैं बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, तो बच्चे जो हैं खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, तो किस खिलौने के साथ खेल रहे हैं? खिलौने कह देने का मतलब कि पूरे खिलौने जाति का बोध हो गया। इस तरह से पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी बैठे हैं लेकिन पेड़ों पर बैठे हैं, पूरे पेड़ों पर जाति का बोध हो गया। देख रहे हैं यहाँ। इस तरह से सड़क पर गोलियां चलती है, गोलियां चल रही है, लेकिन सड़क पर चल रही है, कौन सी गोली चल रही है अब ये भी पता नहीं है। तो इस तरह से कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो कुत्ता तो वफादार होता ही है, लेकिन कौन सा कुत्ता? कुत्ता में भी कई प्रजाति होता है। तो इस तरह से हम बहुत वाक्यों को भी सृजित कर सकते हैं, बना सकते हैं, या अपने से हम बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ जातिवाचक संज्ञा समाप्त होता है, तो फिर हम कुछ उस बातों पर ध्यान देते हैं कि जैसे आपको बताया गया कि भाववाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या बताए थे अभी आपको? देखिए यहाँ समझिए, यानी कि यह तीसरा जो दूसरा था भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा के दो भेद हैं, भाववाचक संज्ञा के दो भेद हैं, जिसमें एक में आपको बताया गया था द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा हम आपको मौखिक ही बता देते हैं, मौखिक रूप से आप इसको याद रखें कि द्रव्यवाचक संज्ञा में कि जो शब्द किसी, आप लिख भी सकते हैं कि जो शब्द किसी धातु या जो शब्द किसी धातु या धातु समझते ही हैं, धातु का मतलब समझ रहे हैं कि जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्य का बोध कराते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे में अगर हम यह उदाहरण लेते हैं कि जैसे, तो जैसे में क्या ले सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि घी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, घी, तेल, सोना, चांदी,
इत्यादि, या आदि, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इस प्रकार में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो शब्द किसी भी धातु या द्रव्य का जो बोध कराता है, तो धातु या द्रव्य का बोध कराने वाला शब्द जो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे में कोयला हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया इत्यादि, हम बहुत सब शब्दों को इसमें ले सकते हैं। या जिन शब्दों से किसी धातु द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता हो, किसी भी धातु द्रव्य या पदार्थों आदि का बोध होता हो, वैसे शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया कि सोना, चांदी, घी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, ये सब इसके क्या हो गए, भेद हो गए। लेकिन आधुनिक इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनेक विद्वान हैं जो समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, तो समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं आज के संदर्भ में, कि उसको जातिवाचक संज्ञा में ही जोड़ देते हैं। और यह उचित भी ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जैसे आधुनिक व्याकरण जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा उचित प्रतीत होता है कि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को अगर हम जातिवाचक संज्ञा के साथ जोड़ दें तो उचित होता भी है। अब इस पे कुछ उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि मेरे पास सोने के आभूषण है, वाक्य बना सकते हैं ऐसे, 1 किलो तेल लेकर आओ, मुझे दाल पसंद है, हमें रोजाना क्या चाहिए कि हमें रोजाना हमें फूल चाहिए, फल चाहिए, रोजाना फूल फल वगैरह वगैरह ये सब बहुत सब वस्तुओं को चाहिए। या मुझे पानी पीना है, बाजार से सब्जी लेकर आओ, मोबाइल मेरे पास दे दो, हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना आवश्यक है। ऐसे ऐसे करके आप वाक्य को बना सकते हैं। अब इसका दूसरा भेद जो है समूहवाचक की अगर हम बात करते हैं, समूहवाचक संज्ञा यानी कि इसी का दूसरा प्रकार है, भाववाचक का दूसरा प्रकार समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा पे अगर हम बातें करते हैं तो देखिए, समूहवाचक संज्ञा, समूह शब्द सुनने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि समूहवाचक का मतलब, यानी समूह से समूहवाचक कैसे बनता है। दूसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर हम इसमें लेते हैं कि सेना हो गया, जैसे सेना हो गया, वर्ग हो गया, मेला हो गया इत्यादि।